ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक, संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक KV प्रसाद। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं S रंगाबाशियम। प्रसाद साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और जैसा कि हम सब जानते हैं, G20 का जो थर्ड कल्चर वर्किंग ग्रुप है संस्कृति पर की शुरुआत हो चुकी है आज, और ये एक 4 दिवसीय कार्यक्रम है। आज से लेके 12 जुलाई तक ये हम्पी कर्नाटका में चलेगा। अगर हम न केवल भारत की बात करें या G20 देशों की बात करें, सारे विश्व में अपने संस्कृति को लेके हर कोई बहुत पॉजिटिव होता है, उसे बिल्कुल संजो के रखना चाहता है। इस मीटिंग में जो ये 4 दिवसीय मीटिंग है, प्रसाद साहब क्या कहेंगे, आपकी कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो कि प्रासंगिक होंगे सारे विश्व के लिए? जैसे कि हमारे श्रोताओं को ज्ञात ही होगा, जो सन 2021 में रोम डिक्लेरेशन हुआ था G20 मंत्रियों का, जिसमें ये फैसला किया गया था, उसके बाद ये हुआ था कि सांस्कृतिक से जोड़ के G20 की जो अपनी प्राथमिकता है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि माना गया कि भाई संस्कृति एक ऐसा ऊर्जा प्रदान करता है कि ताकि आगे चलकर ये सोशियो इकोनॉमिक रिकवरी के लिए काम करे। तो इसी प्राथमिकता के ऊपर के बाद जब काम शुरू हुआ और 2022 में यूनेस्को का एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें ये फैसला हुआ गया था कि एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया था, जिसमें कहा गया था कि लगे सांस्कृतिक जो है एक विश्व के लिए पब्लिक गुड है। तो उसी के बाद चलते हुए ये अब आगे चलता है। और उसके बाद जैसे आपने कहा कि एक कार्यकारी समूह बनती है G20 के तहत, और आज तीसरी बैठक हम्पी में शुरू हुई कर्नाटक में। संज्ञान ये है, जैसे आप भी जानते हैं, और हम्पी एक बहुत ही पुरातन राजधानी है 14वीं शताब्दी विजयनगर साम्राज्य की, तो इसलिए एक बहुत ही पौराणिक जगह है, ऐतिहासिक जगह है। तो ऐसी जगह में रख के एक संदेश दिया जाता है। और जैसे हुआ इससे पहले जो 2 समूह मिले थे जी, पहला खजुराहो में और दूसरा उड़ीसा में हुआ, भुवनेश्वर में, और तीसरा अब हम्पी में हो रहा है। 4 मुख्य बिंदु हैं जो कि तय किए गए थे भारत की प्रेसिडेंसी के दौरान, जिसमें जो प्रायोरिटीज जिसे कहते हैं, उसमें सबसे पहले ये है कि जितने भी हमारे कल्चरल साइट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए। दूसरा, ये जो हमारी धरोहर है, खासकर जो जिंदा धरोहर है, लिविंग धरोहर, उसको कैसे समूह के चले। तीसरा, सांस्कृतिक और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज को कैसे प्रोत्साहन मिले। और चौथा, जो टेक्नोलॉजी विकसित हुई है उसको कैसे इस्तेमाल करें ताकि जो संस्कृति धरोहर है उसको ना सिर्फ संरक्षण दें, उसको आगे बढ़ाएं। तो ये 4 प्राथमिकताओं पे बात होती। पहले मीटिंग में तो तय हुआ कि भाई हम 4 इस पे काम करेंगे, प्रेजेंटेशंस हुई, और अब तीसरे समूह में इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसके बाद एक रिपोर्ट तैयार होगी, जिस रिपोर्ट के तहत अगली मीटिंग जो होगी उसमें इसके पूरे जो रूपरेखा खींचिए उसके ऊपर प्रेजेंटेशन होगी रंगभाषण की। प्रसाद साहब, जैसे आपने प्रायोरिटीज की बात की, उनमें एक जो है कि प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टीज, जो बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं, ताज है, रेड फोर्ट है, लाल किला मीन्स कुतुब मीनार है, इस तरह के मॉन्यूमेंट्स को तो जाहिर है माने इंडियन गवर्नमेंट बहुत सीरियसनेस के साथ प्रोटेक्शन कई डेकेड से दे रहा है। मगर जो छोटे मॉन्यूमेंट्स होते हैं, कई बार बावड़ियां होती हैं या छोटा कोई एक बिल्डिंग है जिसका अपना एक इम्पोर्टेंस है, उस तरह के जो बिल्डिंग्स या मॉन्यूमेंट्स होते हैं, आपको नहीं लगता कि उनके संरक्षण में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है? क्योंकि एक तो डेवलपमेंट का प्रेशर हमेशा रहता है, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, म्युनिसिपैलिटीज हो, कहीं से सड़क बननी है, कोई ब्रिज बनना है या कोई एक बिल्डिंग आना है, तो जैसे बावड़ियां हैं, छोटे बिल्डिंग्स हैं, वो कहीं ना कहीं दब के रह जाते हैं, और उनको बचाकर रखने में सचमुच एक चैलेंजिंग टास्क लगता है। जी, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि विकास तेजी से बढ़ रहा है, तो कई चीजें आती हैं, तो उसमें प्राथमिकताएं होती हैं कि क्या रखें। तो ऐसे में जो हेरिटेज का जिसे कहते हैं उसका डेफिनेशन है, उसके ऊपर एक बना हुआ है। जैसे हम्पी की आप बात करें तो ये तो यूनेस्को का विश्व धरोहर हो गया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाई गया। तो ऐसे में वक्त इसमें बड़ी बड़ी जो हमारे यहाँ जो है, लेकिन आपने ठीक कहा, कई छोटे मोटे भी ऐसे रह गए जो कई सालों से जिसके ऊपर बहुत ज्यादा नजर नहीं गई, या गई भी तो डिसयूज की वजह से उसमें ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से इसमें भी प्रयास हो रहा है कि ये धरोहर है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर, इसको बचा के रखें ताकि इसको दिखाएं, दुनिया को भी देखें, दुनिया देखे, और हमारे अपने लोग इसको महसूस करें कि भाई ये एक हमारी सांस्कृतिक धरोहर है
ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन छोटे से हर गांव में, हर गली में, हर कूचे में कहीं ना कहीं इस तरह की हमको मिलती हैं जिसके ऊपर ध्यान नहीं रहता। तो मेरे ख्याल से अब पिछले कुछ सालों से जब से प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई और उन्होंने काफी इस पे काम हुआ, तो ये सब चीजें ध्यान में रखी है। लेकिन हाँ, विकास के साथ कैसे हो कि विकास भी रहे और हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको हम कैसे संरक्षण रखें, ये एक, जैसे आपने कहा, एक चैलेंज रहता है जी। और जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स की हम बात करते हैं वो भी माने कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति से ही जुड़ी हुई है, चाहे वो अगर पेंटिंग हो, मिनिएचर पेंटिंग्स हैं किसी एक खास क्षेत्र के, या टेंजोर पेंटिंग्स हैं, हम लोग मधुबनी पेंटिंग्स की कई बार बात करते हैं। तो इस तरह के जो आर्टिजन्स होते हैं वो कई बार वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं, जो आज की एक फास्ट पेस्ड लाइफ है, और खासतौर पे महानगरों में, और जिस तरह का चलन चल रहा है, टेक्नोलॉजी का इतना कुछ इम्पोर्टेंस हो गया है, तो कहीं ना कहीं ये पिछड़ जाते हैं। और इनको मार्केटिंग में भी अपने जो भी ये बनाते हैं उसकी मार्केटिंग में प्रॉब्लम आती है, मिडिलमैन की प्रॉब्लम आती है। आपको क्या लगता है कि अब ये भी एक फोकस एरिया होना चाहिए जहां पे माने गवर्नमेंट्स एकजुट हों और कोई ना कोई ऐसे एक्शनेबल पॉइंट्स पे बातचीत हो और डिस्कशन हो कि जो मिडिलमैन को हटाया जाए और उनको कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिकली वायबल प्रोफेशन बनाए जाए? ये जो चार मैंने प्राथमिकताएं गिनाई थी उनमें एक समूहित है, जैसे कि इसमें कहा गया जी प्रमोशन ऑफ कल्चरल एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज। क्रिएटिव वो आर्ट है जिसे आप कहते हैं एक, जिसे कहते हैं परिकल्पना करता है, चाहे छोटा से वो आर्टिसान हो और वो उस चीज को तब्दील करता है किसी एक चीज में, चाहे मिनिएचर पेंटिंग कहिए या छोटा सा कोई खिलौना बनाए, कोई मिट्टी से बनाए, कोई अलग चीज से बनाए, तो उसका एक परिकल्पना को एक चीज में कन्वर्ट करता है। और यूनेस्को का ये मानना है कि ये जो क्रिएटिव इंडस्ट्री है जिसको कल्चर से जोड़ के देखा जाता है, ये क्रिएटिव इकोनॉमी की तरफ मतलब देखा जाए तो माना जाता है कम से कम ग्लोबल जीडीपी का ये 3.1% कंट्रीब्यूट करता है। हाँ, उसमें एक और यूनेस्को का मानना है कि इसमें कम से कम 15 से लेकर 29 साल के आयु वर्ग में सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट मिलता है किसी और सेक्टर के बतौर, ये यूनेस्को का मानना है, उनकी अपनी स्टडीज ये बताती है। तो इसलिए जो आपने बात कही, और अलग अलग वक्त पे सरकारों ने, चाहे राज्य सरकार हो, प्रांतीय सरकार हो, राष्ट्र की सरकार हो, कोशिश रहती है कि छोटे ये जो जितने हमारे ट्रेडिशनल आर्ट हैं, जो हमारे सामूहिक आर्ट हैं, जो पुरानी पुरातत्व भी है और नए भी हैं और जुड़ते हैं, ये लुप्त ना हो। और उसके लिए दो चीज बहुत जरूरी है, उनकी रोजमर्रा जिंदगी में कैसे उनको धन मुहैया कराए, एक उनको आय का स्रोत कैसे बना रहे। और जो आपने बात की मिडिलमैन की बात की, जो बिचौलिए आ जाते हैं बीच में, भाई खरीदते हैं सस्ते में और बाहर या कहीं बहुत महंगे भेजते हैं और पैसा उनकी जेब में जाता है। आपको याद होगा कि कई सालों से दिल्ली में ही एक जगह है दिल्ली हाट, उसकी परिकल्पना इसी पे की गई थी कि सीधा जो भी है दस्तकार हो या जो भी मूर्तिकार हो या कलाकार हो, वो अपनी संरचना वहां लाके रखे और बहुत ही जिसे कहते हैं, और जो आप हम जैसे लोग वहां जाएं, जो चीज आपको पसंद है, जो आपको भाती है, आप उस पैसे में खरीद के निकल जाए, तो सीधा पैसा उन्हीं को हस्तांतरित होता है। उसी तरह आप जैसे दिल्ली के आसपास आपको पता है हर साल सूरजकुंड क्राफ्ट मेला लगता है और तमाम सारे राज्यों से और विदेशों से आमंत्रित किए जाते हैं स्पेशल थीम पे। तो ये इस तरह से और भी जगह होते होंगे जैसे इस तरह के कार्यक्रम चलते हैं। और हमारे देश में तो पुरानी बात है, मेला लगता रहा है। मेला इसलिए रखा कि मेला में लोग आएंगे, देखेंगे। ITPO का तो बहुत बड़ा मेला होता है, विश्व मेला, तो हर स्तर पे इस तरह से होता है। तो मेरे ख्याल से ये एक प्रयास सरकार करती आई है और उसके पीछे मंशा आई हुई। जो तीसरा कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग आज शुरू हुई हम्पी में, 12 तारीख तक चलेगी। इसमें एक राउंड टेबल भी होना है जिसपे जो प्रियम्बल है और जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं उन पे भी बातचीत होगी। उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा, पिछली जो मीटिंग हुई थी, पहली मीटिंग में तो इंडोनेशिया और ब्राजील आए थे। इंडोनेशिया जैसे हम जानते हैं कि हमसे पहले मेजबान था G20 का और भारत के अध्यक्षता लेने से पहले वे थे। तो इंडोनेशिया आया और उन्होंने कहा कि कल्चर और क्रिएटिविटी में जो समन्वय है इसको आगे रखें ताकि सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, यानी कि एक तरह से धारणीय रहे। और दूसरा ब्राजील, जो कि अगली प्रेसिडेंसी जिनके पास जाने वाली है, वह भी आए और उन्होंने कहा जी हम इसको आगे बढ़ाएंगे ताकि ये हमारी जब बारी आएगी प्रेसिडेंसी को, जो इंडोनेशिया इसके साथ था, आने वाला ब्राजील भी इसके साथ है, तो एक समानता लगातार जिसे कहते हैं कंटिन्यूटी बनी रहेगी। एक दूसरे जब तक मीटिंग हुई उसमें प्रमोशन और जो तीसरे और चौथे जो पहलू थे जिसके ऊपर हमने भी बात की, प्रमोशन फॉर कल्चरल एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, और जो हमारा ये चौथा जो था कि भाई लीवरेजिंग टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर विस्तार से बात हुई। और जैसे अब राउंड टेबल आपने बताया,
गाइडिंग प्रिंसिपल्स, यानी कि क्या हमारे प्रिंसिपल होंगे कि किस तरह हम इसको आगे लेके चलेंगे और साथ में कौन सा एक्शन लेना है और क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहेंगी, ये तय किए जाएंगे इन दोनों मीटिंग में। इसके बाद अगली मीटिंग जो होगी बनारस में, जो शेड्यूल होगी, उसमें सब जाके खुलासा होगा। 4 मीटिंगें हुई और ये निष्कर्ष पहुंचा है और इसके ऊपर इस तरह से आगे चल के ये रोड मैप होगा। अक्सर देखा जाता है कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं, इवन एशिया में अगर आप उसकी बात करें, जो टूरिस्ट के इंटरेस्ट के स्पॉट्स होते हैं, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनको वो बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हैं। इंटरनेशनल टूरिस्ट वहां जाते हैं। से फॉर एग्जांपल कंबोडिया है, एंकोर वाट को शायद सारा दुनिया जानता होगा, और वहां पे जाते हैं, देखते हैं, अच्छी तरह पैसा भी खर्च करते हैं, जो कि वहां की अर्थव्यवस्था को बहुत हेल्प करता है। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कम से कम G20 देशों के बीच में ही, कि टूरिस्ट को, इंटरनेशनल टूरिस्ट को कैसे ट्रीट किया जाए, किस तरह का फीस स्ट्रक्चर हो, म्यूजियम्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं और लोकल ट्रांसपोर्ट है, वो कहीं ना कहीं एक यूनिफॉर्मिटी और एक सिमिलैरिटी रहे कि किसी भी देश का जो ट्रैवलर है वो अगर दूसरे G20 देश में जाए और वहां पे, तो उससे कहीं ना कहीं लगे कि एक आराम है, एक कंफर्ट है और एक सिमिलैरिटी है। नहीं, देखिए, 2 इसमें चीजें आ जाती हैं। जो आप कह रहे हैं वो एक प्रासंगिकता ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्मिटी इसलिए होता है कि हर राष्ट्र का, हर राज्य का अपना एक प्रायोरिटी होती है, वो अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, और वो साथ ही साथ एक कल्चर होता है। टूरिज्म का एक कल्चर वो अलग है, और टूरिज्म की वर्किंग ग्रुप और टूरिज्म की मीटिंग्स अलग हुई हैं, लेकिन टूरिज्म और संस्कृति, पर्यटन और संस्कृति को जोड़ के देखा जाता है। लेकिन ये चूंकि इसमें, हाँ, ये जरूर है। देखिए, आपने भी बात की, अगर आप थाईलैंड जाएं तो थाईलैंड जैसी वे तो बिल्कुल सेमी टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्री है, क्योंकि उनके यहाँ पर्यटक पे ही उनकी जिंदगी, उनका जिसे कहते हैं जीवन यापन जो है, उस पर बनापन है। नहीं, उनकी पूरी अर्थव्यवस्था पे एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है पर्यटक से आते हैं, तो उनकी प्राथमिकता अलग है। हमारे यहाँ काफी सालों तक तो पर्यटक को इतना ध्यान इसलिए नहीं दिया गया होगा क्योंकि हमारी प्राथमिकता अलग थी। अब जाके पिछले 10-12 साल से इस पे काफी जोर डाला जा रहा है कि जैसे कि कई सारे टूरिस्ट स्पॉट्स, कई सारे हमारे पर्यटक स्थल डेवलप कर रहे हैं, ताकि लोगों को टूरिज्म से, जैसे हम सब जानते हैं, पर्यटक से न सिर्फ वहाँ के लोकल लोगों को फायदा होता है कि तमाम सारे इंडस्ट्री उसके इर्द गिर्द और एंसिलरी इंडस्ट्री जो उनके सपोर्टिंग इंडस्ट्री वो भी मूव करती है, उनको भी प्रगति की ओर भागीदारी रहती है। और साथ ही साथ जब हम इसको संस्कृत से जोड़ें तो एक अलग किस्म का, जैसे खजुराहो में जब मीटिंग हुई, पहली मीटिंग हुई, तो उन सबको खजुराहो के वो मंदिर दिखाए गए जो कि वे फेमस है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, प्रसिद्ध है। तो उसके उस तरह से चीजें दिखाई जाती है। उड़ीसा में जब गए तो उनको एक बहुत पुराने जो केव्स, 2000 साल पुराने जो वहां पे गुफाएं, उनको दर्शाया गया। हम्पी में जैसे अभी बात हुई, विजयनगर के जो साम्राज्य के जो कैपिटल है उसके जो हम्पी, तो जैसे अभी हमने बात की, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो इस तरह से चीजों को जरूर जोड़ के देखा जाता है। तो कनेक्टिविटी जो होती है वो है, लेकिन यूनिफॉर्मिटी इसलिए नहीं आ पाती, प्राथमिकताएं अलग अलग राष्ट्रों की अलग होती है। और कई राज्यों में, जैसे भारत में भी हम महसूस करते हैं, कुछ राज्यों में ये ज्यादा है अग्रसर, वो ज्यादा टूरिज्म पे ध्यान देते हैं। कुछ राज्यों में कोई मूलभूत सुविधा ना हो या कम हो, उस वजह से उसमें अलग फर्क पड़ता है। प्रसाद साहब, जो मीटिंग है 4 दिवसीय मीटिंग, इसमें जो अपना देश है भारत शायद शोकेस करेगा अपने रिच कल्चरल डाइवर्सिटी और हेरिटेज को, तो क्या उम्मीद रखें कि जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, डांसेस हैं, म्यूजिक है, उन सब का भी कहीं ना कहीं शोकेस किया जाएगा इसमें? पहली मीटिंग से ये लगातार निरंतर ये प्रयास रहा है, ना सिर्फ कल्चरल मीटिंग में, अन्य मीटिंग में भी, जो भी G20 के जितनी सारी मीटिंग हुई अभी तक पिछले 1 साल के अंदर जो हो रही है, अभी सितंबर में समिट होना है, उससे पहले पिछले 8-9 महीने से जो अलग अलग मीटिंग चल रही है पिछले दिसंबर माह से, हमेशा उसमें एक कोशिश रही है और प्रयास ये भी रहा है कि भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है, ये आमंत्रित जितने अतिथिगण हैं उन सबको भारत की ये विरासत, ये जो हमारा अमूल्य विरासत है वो दिखाएं। क्योंकि G20 का पूरा थीम ही इस पे है, वसुधैव कुटुंबकम। भारत की जो सोच है पूरे विश्व को एक परिवार मानता है, तो उस परिवार को दिखा रहे हैं कि देखिए हमारे परिवार में ये चीजें हैं जो आप देखिए और ग्रहण कीजिए हमारा आतिथ्य। प्रसाद साहब, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक, संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक KV प्रसाद। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे S रंगाबाश्यम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।